अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैंने कल भी आपको बताया कि किस तरीके से एक जो लेटर आया है अमरीकी कांग्रेसमैनों का, वो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम्स किए थे और आपको बताया था कि उसकी इंपॉर्टेंस और उसके जो मंदरजात थे वो क्या-क्या थे, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। अभी उसका जो इम्पैक्ट है वो भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ-साथ अब जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स हैं, उसकी तरफ भी आज बढ़ना है क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, वो तो लगता है कि बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम के तहत उन्होंने जनाब बाकायदा मीटिंग्स वगैरह लेनी शुरू कर दी हैं, ब्रीफिंग्स लेना शुरू कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब जो हैं, वो ज़ाहिर है कि आउट ऑफ द रेस हो चुके हुए हैं और अगले चीफ जस्टिस लगता यूँ ही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ही होंगे, क्योंकि जो भी नज़र आ रहा है उसके साथ तो यही लग रहा है, जो लोग ये कह रहे थे कि जी वो इस्तीफ़ा दे देंगे या इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उनको, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई और वैसे भी हमारे यहाँ इतनी अखलाकी ज़रूरत जो है वो बहुत कम लोगों में होती है। तो लेट्स सी क्या होता है, इसका भी ज़रा तजिया करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत-हाल चल रही है। साथ-साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं की, उसका भी ज़रा ज़िक्र करेंगे। फिर साथ-साथ जो ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इसके आने से ही जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्ट्रक्चरल जो एक फ्लॉज़ हैं, वो नज़र आने शुरू हो चुके हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो चुके हैं कि कौन-सा ज जज जो है वो कौन-सा केस सुनेगा, कौन-सा कोई केस जो है वो किसके पास जाएगा। फिर इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं काज़ी साहब का जो फुल कोर्ट रेफ़रेंस जो है वो होने वाला है और फिर वकला तहरीक की बातें भी हो रही हैं। बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई थी, उनको नहीं रिहा किया गया है। ये जो सिस्टम है, ये चाहता क्या है? और साथ-साथ अंदर अब थोड़ा-सा पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके बारे में भी ज़रा बात करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ी साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया असद भाई। आपकी इजाज़त से मैं पहले एक ज़रा चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और जी, जी। वो है ये, ज़रा देखिएगा। ये कैट स्टीवंस का एक ट्वीट है जो कि जिनका नाम आजकल यूसुफ इस्लाम है और ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये इन्होंने इमरान खान के लिए किया है और बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि ओ इमरान, आवर हार्ट्स आर वीपिंग फॉर यू। प्लीज गॉड ग्रांट हिम लाइट एंड द स्वीट एयर ऑफ फ्रीडम अगेन। He's been illegally held for over a year, and now they have put him in solitary confinement for 3 weeks in darkness without permission to even take a walk. अब ये जो देखें, ये जो उन्होंने किया है और इसके साथ जो पिक्चर लगाई है वो देखिए उन्होंने क्या लगाई है कि prisons are for criminals, not him। ये तस्वीर उन्होंने साथ लगा के बताया है कि इमरान खान यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, जहाँ पे उसको भेज दिया गया है और उनका जो ट्वीट है उसकी उसकी जो लैंग्वेज है वो ज़रा आप देखें आप, तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितने दर्द के साथ और कितने कर्ब के साथ उन्होंने लिखा है। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने यूसुफ इस्लाम साहब जो कि कैट स्टीवंस के इसी ज़माने में हुआ करते थे, इनका इंटरव्यू मैंने तकरीबन कोई 15-20 साल पहले न्यूयॉर्क में किया था और बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था और बड़ा डिटेल इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मुझे सब अपना वो वाक़या बताया था कि किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, किस तरह वो पानी में डूबने लगे थे और वो सारी जो आपके कैलिफ़ोर्निया के ही साहिल के ऊपर किसी जगह पे ही हुआ था उनके साथ ये वाक़या। तो ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ये क्या ट्वीट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे यूसुफ भाई? देखें कैट स्टीवंस जो है, जब इनका नाम कैट स्टीवन था, अब तो यूसुफ है, यूसुफ इस्लाम शायद। ही वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स एक्चुअली। अगर आप जिस वक़्त इन्होंने ये अपने फ़न की पीक पे थे और दुनिया के बेहतरीन मोस्ट लिसन सिंगर्स थे, और इनके जो हिट्स हैं आपने अब इन्हें आप अंदाजा करें 70s से अभी तक वो जो हिट्स हैं, वो अभी तक वो हिट्स गानों के लिस्ट में है। हाँ, बेबी बेबी, इट्स अ वाइल्ड वर्ल्ड, ओ वेरी यंग, और ये जितने भी गाने इन्होंने गाए हैं, वो फिर उन्होंने जारी बात है वो जब मुसलमान हुए तो फिर उन्होंने गानों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। म्यूजिक अब के बगैर वो कुछ कभी कभी गा रहे होते हैं। अभी अ, नाते पढ़ते हैं ज़्यादातर। जी, बिल्कुल नाते पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन बेइंतहा इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। उनकी अगर आप गाने सुने और आप जो उस ज़माने के भी, तो हाँ, उसमें बड़ी डेप्थ होती थी, बड़ी इनसाइट हुआ करती थी। हाँ, उल्टे-सीधे फ़ज़ूल गाने कभी नहीं हुआ करते थे। अभी भी इस वक़्त इस्लाम के सम ऑफ द टॉप थिंकर्स में से एक हैं ये। बिल्कुल। बिल्कुल, और इनकी बड़ी फॉलोइंग है पूरी यूरोप में, स्पेशली यंगर जनरेशन के अंदर।
और ये बहुत बड़ा नाम है, हमें अंदाजा नहीं है, ये हाँ, बहुत बड़ा नाम है। यूसुफ इस्लाम या कैट स्टीवंस जो है, इन्होंने ये जो नज्म लिखी है, जो आपने पढ़ी है, ये देखे ना कितने दिल से लिखी है इन्होंने ये, हाँ, कि ओ इमरान, आवर हार्ट्स आर वीपिंग फॉर यू। यानी हाँ, एक वो लिख रहे हैं। अच्छा, और ये उस ये बहुत अपने जज्बात में के इजहार में बड़े मुखलिस है। तो ये ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ा लाइटली लिख दिया। इससे आपको एक बात और भी पता चलती है, ये जो यूसुफ इस्लाम साहब हैं, जो कैट स्टीवंस हैं, हम्म, ये इस वक्त जो टॉप 10 अगर आप मुसलमानों के नाम लेंगे दुनिया में, हाँ, हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिनको पता है, सब जानते हैं, ही विल बी वन ऑफ दोज पीपल। तो अब इमरान खान की पहुंच देखिए कहाँ पे है, और इमरान खान का की जो इज्जत है और जो उसकी तकरीम है, वो किस लेवल के ऊपर है कि देखिए, ये तो कभी पाकिस्तान में नहीं आए, ये तो हाँ, कभी, तो वहां अब ना सिर्फ ये कि इमरान खान से वाकिफ हैं, बल्कि उनकी इतनी इज्जत उनके दिल में है, उनको इतना दुख है उनके दिल में कि इमरान को किस तरह बंद किया हुआ है उन्होंने, किस तरह फ्रीडम सारी उसकी सल्ब की हुई है। दैट शोज यू समथिंग किसाना हम्म, साहब, कि सही इमरान बात। खान की कदर और मंजिलत, यानी क्या आप है? ये देखें कि पूरी दुनिया में हम्म, तो इमरान की ये कदर और मंजिलत है, और ये इन्होंने उसका हशर किया हुआ है क्या किया? पाकिस्तान में, सही कि बात। 1.5 साल से जेल में रखा है, 2 महीने से उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है। इनको शर्म भी नहीं आती इन बेगैरतों को। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें ना कि चलें, ये तो यूसुफ इस्लाम साहब के वो अल्फाज हैं और उनकी एहसासात हैं जो कि बहुत ही काबिल कद्र हैं। हम उनकी कद्र भी करते हैं, और बहुत ही, जिस तरह आपने कहा कि कद्र व मंजिलत है उनकी पूरी इस्लामी दुनिया में, ये भी बात ठीक है। लेकिन साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो जिन जिन लोगों के लिए इमरान खान जो है, उसका अपना तो कोई कसूर नहीं है, उसने अपना तो कोई क्राइम नहीं किया हुआ है। जिन लोगों के लिए वो अंदर ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है, उस उस पार्टी के लिए देखें आप, कि वो पार्टी जो है वो अपने अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए वो इमरान खान को भूल गई है। बल्कि मैंने कल से अब ये सीरीज शुरू कर दी है कि मैं रोजाना हर एक गेस्ट से ये पूछूंगा कि हैज पीटीआई अबैंडन इमरान खान। तो अगर ये सूरत हाल है, तो फिर हमें इनको बताना पड़ेगा, वेकअप कॉल देनी पड़ेगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आए हुए हैं या आप किसी कॉज के लिए आए हुए कसारा साहब, पीटीआई हैज नॉट अबैंडन इमरान खान। पीटीआई का मतलब ये है कि वो 70-75% लोग जिन्होंने इमरान को वोट दिया था, वो पाकिस्तान की 90% यूथ जो इमरान के खातिर कभी भी जान देने के लिए तैयार है अपनी, वो उन्होंने बिल्कुल भी अबैंडन नहीं किया, बल्कि उनके दिलों में तो इमरान की कदर मंजिलत, मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही है एवरी पासिंग डे। ये वो कॉम्प्रोमाइज, ग्रीडी, हैं। सेल्फ अपॉर्चुनिस्ट। सेंटर्ड, वो चंद लोग हैं। बदकिस्मती हमारी पता है क्या है? पाकिस्तान की कौम का जो हाल है वही इस वक्त इनका हाल है, कि जो अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान की कौम में बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत हैं। इंटेलेक्चुअल्स भी, लेकिन वो टॉप लेवल पे नहीं होते, वो पावर में कभी नहीं होते। जो पावर में होते हैं वो इंतहाई फजूल किस्म के, करप्ट किस्म के, कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग होते हैं। आप देख लें, वही हाल पीटीआई का हुआ है, कि वो जो आई वुड से टॉप 8-10 लोग हैं, ये ही जो है वो मसला है। वो बाकी पीटीआई के अंदर आप रैंक एंड फाइल देखें, आज भी एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान निकलने को तैयार है, लेकिन आप इन्हें देखें कि इन्होंने 2 माह 2.5 माह से कोई कॉल ही नहीं दी है, ये कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी इनकी जिसमें इन्होंने कहा हो कि खान साहब को 2 महीने से तुमने आइसोलेशन में रखा हुआ है? मैंने तो नहीं सुनी। इन्होंने कभी कहीं कोई पॉइंट रेज किया? अभी तक तो ये होना चाहिए था कि ये क़यामत ढा देते, आसमान सर जो है वो सरों पे अपने उठा लेते कि खान साहब को 2 महीने से बंद किया हुआ। पहले यही वो लोग, ये अली अमीन गंडापुर, यही गौहर, यही उमर अयूब, ये फरमा रहे थे कि इसको कॉन्फ्रेंस हो जाए फिर हम करेंगे इसको कॉन्फ्रेंस। हाँ, आपको क्या इससे, इसको कॉन्फ्रेंस से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? आपका ताल्लुक क्या है इसको कॉन्फ्रेंस से? आप एक सियासी पार्टी हैं, आप अपनी बात करें। चले, वो हो गया, अब उसको तो
पता नहीं कितना हफ्ते से ज्यादा हो गया उसको ये खत्म ये किए हुए। इसी वजह से देखें, मैं अपना क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि हैज़ पीटीआई लीडरशिप अबैंडन्ड इमरान खान? क्योंकि देखें, बात ये है कि जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस को गुज़रे हुए अब अरसा हो गया। बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। किसी हम्म। तरफ से कोई अर्जेंसी हमें नज़र नहीं आ रही है किसी भी क्वार्टर्स में कि जी केपीके से आ रही हो या पंजाब से आ रही हो कि जी हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर आपने इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात ना करवाई। उनकी बहन साहिबा जो हैं, जो हमशीरा मोहतरमा हैं, वो जाके मिन्नतें कर रही हैं, बेचारी एक ही रह गई हैं जो बाहर हैं, बाकी तो 2 अंदर हैं और एक मेरा ख़्याल है अमेरिका में या किसी और जगह पे हैं। तो अब जो एक बहन रह गई भी हैं, अब उनका ये वक़्त आ गया है कि वो जाके गौर वगैरह की मिन्नतें कर रही हैं कि भई मेरे भाई के लिए कुछ करो, फॉर गॉड सेक। जी, देखिए ना, ये यही मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना, अब असल में मसला ये है इस वक्त इनके लिए कि इन्हें मालूम है, ये इन्होंने सबने डीलें की हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। गौहर ने, उमर अयूब ने, शिबली फराज ने, ये जो है असद कैसर है, ये जितने भी लोग हैं पीटीआई की द सो कॉल्ड लीडरशिप, इन्होंने जो है ये डील्स की हुई हैं। और ये अली अमीन गंडापुर लाइक नंबर वन, वो सबको पता है, वो एज एविडेंट एज सन कि वो उन्होंने सबने डीलें की हुई हैं। और उन्होंने ये कहा हुआ है उनको कि आप फिक्र न करें, आपके लिए हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, लोगों को सड़कों पर नहीं आने देंगे। विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट जो खान साहब ने कहा था। खान साहब ने ये कन्वे किया था सारे जर्नलिस्ट को, मीडिया के लोगों को। और आखिरी जो उनकी जो मैसेज था वो था भी यही, अगर आप देखें कि उनका प्लान ये था कि हम जलसों से स्टार्ट करेंगे, लोगों को गरमाएंगे, उसके बाद शहरों में प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इवेंचुअली सारे शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फिर इवेंचुअली जब हम ये बॉयल पे लेके आ जाएंगे तो हम फाइनल लॉन्ग मार्च करेंगे जो कि कल्मिनेट होगा डी चौक इस्लामाबाद में। दैट वाज द प्लान। तो पहले तो इन्होंने जलसे ही नहीं होने दिए 2 महीने तक, मुख्तलिफ हीले बहानों से। कभी वो आजम क्या नाम है, वो जाके जो है वो खान साहब से कह रहे हैं, कभी गौहर चला जा रहा है, हाँ साहब ये जलसा अगर हमने कैंसिल नहीं किया तो बड़ा कत्लो गारत हो जाएगा। मतलब शर्म भी नहीं आती, एक आदमी अंदर बैठा हुआ है, उसको आप उल्टी सीधी झूठी खबरें दे रहे हैं। चले खैर, फाइनली जब जलसा हुआ तो वो उन्होंने लोगों को निकलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी बस मगरिब तक ही हमारा प्रोटेस्ट था। ये कौन सा प्रोटेस्ट होता है भाई इस दुनिया में कि मगरिब के वक्त तक होता है प्रोटेस्ट? और खासतौर पर पाकिस्तान पाकिस्तान में तो शुरू ही 1-1 बजे हो रहा होता है। तो ये सब इन्होंने पूरे ड्रामे किए। उसके बाद लोग निकल आए। देखें, आप इसको याद रखिएगा, लोग ऑन देयर ओन, बगैर किसी लीडर के, लीडर लेस लोग निकले। 4 दिन तक डी वहाँ पे चौक पे जाते रहे। लड़ते रहे, हाँ, जख्मी होते रहे, गोलियां खाते रहे, टीयर गैस फायरिंग करते रहे। उसको तबाह करने के लिए अली अमीन गंडापुर वहां से आया चल के, अपने हुँ। साथ 2 लाख लोगों को लेके आया। मुझे तो असद भाई ये भी किसी ने बताया है, सोर्स ने, कि ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि जनाब आप किसी तरीके से इमरान खान को इनकमिंग कर दें, उसका राब्ता लोगों से बंद कर दें, ताकि हमारे साथ जो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो फिर आके हमारे लिए काम खराब करती हैं, बाकी हम सँभाल लेंगे, आप फ़िक्र ही ना करें। तो देखिए, दैट्स इन्होंने कहा व्हाट। हो या नहीं कहा हो सकता कहा हो सकता नहीं कहा हो, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, राइट? कि खान साहब को जो उनका एक लिंक था लोगों को, मसला ये है कि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, आजम सवाती और असद कैसर और उमर अयूब और ये गौहर, लोगों ने इन पे ट्रस्ट करना तो छोड़ दिया था। तो अब एक जो लिंक रह गया था वो उनकी बहन थी, अलीमा खान। उन्होंने ले आके अलीमा खान को भी बंद कर दिया और उन्होंने खान साहब को आइसोलेट कर दिया कि ना वो किसी से जर्नलिस्ट से मिलेंगे, ना वो किसी से बात, अब जर्नलिस्ट को छोड़ो, अपने लॉयर से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है हाँ, ना? वो वेल उन्होंने और वो सारे जो मुकदमे थे वो उन्होंने इंडेफिनेटली आगे बढ़ा दिए। तो आप हो सकता है इन्होंने कहा हो या हो सकता नहीं कहा हो, लेकिन एग्जैक्टली ये वही हो रहा है जो ये चाहते थे, क्योंकि हाँ, इमरान खान इनकी राह में हाइल था। इनकी जो एम्बिशंस हैं, ये चाहते हैं कि ये हुकूमत में आए, ये अपनी उसको प्रोलॉन्ग करें। ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कसाना साहब, जिस तरह अपना बिलावल कर रहा है अपने आप को प्रेजेंट, अपने आप को प्रोस्टिट्यूट कर रहा है वो, जिस तरह ये शरीफ फैमिली करती है अपने आप को प्रोस्टिट्यूट, जाके उनके साथ पावर्स के साथ
ये भी अपने आप को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनके साथ जाके और उनसे कह रहे हैं कि जी हम भी तो पड़े हैं राहों में, हमें भी हाँ, दें आप, हमें हमारे भी साथ टाइम तो दें। 75% लोग हैं, इनके साथ हाँ, नहीं है, वो हाँ, इमरान खान के साथ और है, इमरान खान लेकिन के ये कह रहे साथ हैं है। जी हमें भी पावर में शेयर दें आप। और इनके रास्ते में जो रुकावट है वो एक ही शख्स है, वो इमरान, जो स्टैब्लिशमेंट के रास्ते में रुकावट है वो इनके रास्ते में रुकावट है, वो इमरान खान है। तो ये चाह रहे हैं किसी तरह इमरान खान को बाहर ना आए वो, और ये स्टैब्लिशमेंट के साथ डील कंप्लीट कर लें। और ये पावर इसीलिए देखें कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम को ये कह रहे थे, और इन्होंने किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करवाया है। और इसी तरह आप देखें कि ये भी एक मकसद हो सकता है कि क्योंकि इस तरह की अब कोर्ट की हालत हो जाएगी, उसमें तो इमरान खान के केस की या किसी भी इस तरह के लोगों के केस की तो कुछ सुनवाई होगी ही नहीं। तो इसी तरह बैठे रहेंगे, वो सड़ते रहेंगे जेलों में, और बाकी लोग भी जो हैं, आज आपने लेटर तो देख ही लिया, अब अमेरिका से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पीटीआई जिसका वो लीडर है, वो चुप करके बैठे हुए हैं। वहाँ से 62 कांग्रेसमैन जो है उन्होंने लेटर लिख के साइन कर दिया। जी बिल्कुल, मैंने वो देखा था। और इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना, चूंकि है तो निकम्मे, ये नाअहल है, नाकारा है, ये भी और इनके मास्टर्स भी, जो कि डफर्स कहलाते हैं। तो इन्होंने इतना शॉडी जॉब किया है, ये जो इन्होंने बनाया है 26वीं अमेंडमेंट, दे हैव डन सच अ पुअर एंड शॉडी जॉब। उसमें इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, उसमें इतनी ज्यादा एम्बिग्विटी है कि बहुत सारे सवालों के वो जवाब ही नहीं दे पा रहा। आपके ख्याल में क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये शेयर नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, वो जो अमेंडमेंट जो लेके आए उसकी डिटेल, और हाँ, वो पब्लिक में वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि लोगों के साथ शेयर कर सकें वो। देखें, और वो अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये जो लॉयर्स हैं, ये तो चीर फाड़ के 2 दिन में रख देंगे इसको, कहेंगे ये 1000 उसमें से खामियां और गलतियां निकालेंगे वो। इस बिल्कुल, वक्त जैसे बिल्कुल। अभी ये पता नहीं है, मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया था, ये जो हाँ, सारा टोपी ड्रामा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया था, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, ठीक है ना। तो अब ये सारा आप अंदाजा करें, ये सब टोपी ड्रामा जो हुआ है कसाना साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हुआ है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात क्लैरिटी में है ही नहीं कि कौन सरबराह होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, हाँ, कौन कौन मेंबर्स होंगे उसके अंदर। और कौन से केसेस जाएँगे उनके पास? जी, और कौन से केसेस जाएंगे, इतनी ज्यादा, जब तो देखे ना आप, अभी कितने होते हैं अभी, इतने इन्होंने उठा के उसको तो नॉमिनेट कर दिया ना। हाँ, अफरीदी को। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कोई बात की इन्होंने नहीं, इसलिए कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये कि खुद ही अब ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि ये क्या, अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमें 27th अमेंडमेंट लाना पड़ेगी, क्योंकि वो 26th अमेंडमेंट इतना पुअरली रिटन है वो, कि इनको क्लैरिटी के लिए 27th अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये है ना कि ये कर क्या रहे हैं, मसला तो ये है ना कि ये सिर्फ एक सिचुएशनल लेवल की एक इन्होंने गेम खेली थी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो तो फ्यूचर के हवाले से देख के की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि ये सिर्फ पर्सनल स्पेसिफिक है। देखिए कसाना साहब, जब 18th अमेंडमेंट आई थी ना, 3 महीने लगे थे उसके अंदर, 3 महीने हाँ, उसको हाँ, ड्राफ्ट किया था उन्होंने। फिर उसके बाद कई रिवीजन हुए उस ड्राफ्ट के, पब्लिक रिव्यू हुआ, क्योंकि उसमें जमात इस्लामी के प्रोफेसर खुर्शीद साहब और बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने हाँ, उसको ड्राफ्ट हाँ, किया था, आपको अगर याद हो। और जी जी, कई मुझे याद। उसकी हेयरिंग्स हुई थी, कई उसकी जो है वो रिव्यू सेशन हुए। 3 महीने बाद जाके वो मल्टीपल रिविजन से गुजर के वो इस हाँ, काबिल हुई थी कि उसको आप प्रेजेंट कर सकें। होता भी ऐसे ही है। हाँ, जी, हर जगह पे ऐसे होता है। इन्होंने तो उस वक्त तो छोड़े, इन्होंने तो अभी तक हवा नहीं लगने दी कि वो है हाँ, क्या उसके अंदर। और एक जो ड्राफ्ट, 15 तो ड्राफ्ट थे उसके, हर आदमी एक नया ड्राफ्ट ली घूम रहा है। और अभी तक ये आलम है कि कोई हमें पता नहीं है कि जिन लोगों ने वोट दिया कसाना साहब, उनको ये पता ही नहीं है किस चीज पे वोट दे रहे हैं वो, किस चीज पे वोट ना दे रहे हैं। ना सेनेटर्स को, ना हमारे बदनसीबी है वैसे असेंबली पाकिस्तान के की। मैं मेंबर सोचता को। हूँ कि ये
वो इंग्लिश में कहते हैं नैडर पे। पाकिस्तान इस वक़्त अपनी लोएस्ट एब के ऊपर, लोएस्ट बिल्कुल, नैडर के ऊपर आ चुका हुआ है। हर बिल्कुल। लिहाज से, सियासी लिहाज से, इकोनॉमी के हवाले से, हर लिहाज से, आप अखलाकियात के हिसाब से देखें, इस पूरे किस्से में अखलाकियात का तो जनादा ही निकल गया ना। ऊपर जी, से जो हमारे ऊपर जो आके बैठे हुए थे काज़ी साहब, वो जो हैं, वो अब जा तो रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या-क्या अल्फ़ाज़ इनके लिए लिखे जाएँगे, मैं समझता हूँ कि ये एक इबरतनाक अंजाम होगा उनका। लेकिन साथ मुझे ये भी बताएँ कि काज़ी साहब को जो एक फुल कोर्ट रेफ़रेंस दिया जा रहा है, वो किस किस परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद पे दिया जा रहा है कि जी आपने बड़ा अच्छा काम किया था? तो पहली बात तो ये है कि जो 25 अक्टूबर है, वो पाकिस्तान के सारे लॉयर्स यौम निजात के तौर पे मना रहे हैं। हुँ, तो इसलिए जो है जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लोग हैं, वो ये सब कह रहे हैं कि ये यौम निजात है। बट इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि ये चीफ जस्टिस के तौर पे ये रिटायर हो रहे हैं और लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि इनसे जान छूटी है। नंबर 1, नंबर 2, बहुत सारे ये जो इनका रेफरेंस है, लेकिन ना वो रेफरेंस तो एक ट्रेडिशन है ना, तो अब हुँ, इनके रेफरेंस के लिए लोग ही नहीं मिल रहे। वो अपना मंसूर शाह साहब वो उम्रे पे जा रहे हैं अपने अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत पहले से प्लान बनाया हो। मंसूर शाह साहब तो कल जा रहे हैं उम्रे पे, कल तक तो कोई प्लान ही नहीं था उनका। हाँ, प्लान हो भी कैसे सकता था, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस होते नॉमिनेटेड, तो 26 को तो हलफ ले रहे होते, तो उसका मतलब प्लान व्लान कोई नहीं था। तो हाँ, एन हाँ, वक्त पे जो है उन्होंने अपने फैमिली के उसको साथ अवॉइड कर मिलके लेंगे। जी। और हाँ, बहुत सारे लोग और भी हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लोग इनके जो जोहराना है, शाही है, जो कुछ भी होगा वो, जो इनका फेयरवेल होगा, लोग अटेंड नहीं करना चाह रहे उसको, लोग हुँ, बिल्कुल तंग आ गए। और फिर उसको देखें आप, इनके इन्होंने जो आखिरी जजमेंट दिया है, उसमें जो डिसेंटिंग वोट आया है, जो कि जूनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इतना स्केबिंग रिमार्क्स दिए हैं इनको। हाँ, ए, रिज़वी साहब। हाँ, रिजवी रिजवी साहब नाम है ना उनका। हाँ, रिज़वी साहब। हाँ, उन्होंने इतने स्केबिंग रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप कम अज कम तमीज और तहजीब के दायरे में रह के तो बात किया इंसाफ करें आप। इंसाफ यानी करें, हाँ, हाँ। चीफ जस्टिस को एक जूनियर तरीन जज ये कह रहा है, उनका उसकी वजह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। आप के जो मुंह में आता है जिसे चाहे, भाई आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा वो उसमें लाइव टीवी के ऊपर वो खोसा साहब के पीछे पड़ गए, सरदारी हाँ, निजाम का खात्मा हो गया, अब आपने अपने नाम के आगे सरदार क्यों लगाया हुआ है, हाँ। और वो उसके उसके उनकी जान को अजाब हो गया। भाई आपका ताल्लुक क्या है, वो किसी के नाम का ऐसा है, किसी नहीं, की फैमिली। बंदा पूछे कि किसी ज़माने में काज़ी का सिस्टम हुआ करता था, निज़ाम हुआ हाँ, करता था। आजकल हाँ, काज़ी नहीं है, तो आपने क्यों काज़ी लिखा हुआ है? हाँ, अजीबो-गरीब किस्म की शख्सियत है, जिससे चाहा बदतमीज़ी कर दी। अच्छा, जहाँ तो बस चलता है तो बदतमीज़ी कर देते हैं, हाँ, और जहाँ बस नहीं चलता वहाँ भीगी बिल्ली फिर बन फिर जाते हैं। पाँव पड़ जाते हैं। मौलवियों मौलवियों के आगे जो हाँ, है वो ढेर हो गए। हाँ, हाँ। और वो कह रहे हैं फजूल वो कह रहमान रहे से हैं कि आप देखें लिख के कितनी हमें भेज बदतमीज़ी कर रहे हैं। दें, लिख के हमें भेज दें। हाँ, और नहीं, मौलवी वो उनका लॉयर मौलवियों का बदतमीजी कर रहा है, तो फजल रहमान से कह रहे हैं देखें कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, इन्हें समझाएं आप। और जो बाकी जो लॉयर्स हैं, जो तमीजदार मुहज्जिब लॉयर हैं, उनके ऊपर हमेशा इनकी चढ़ाई रही है, तो इन्होंने तो तबाह बर्बाद किया है सुप्रीम कोर्ट को। ओए होए होए! मेरे ख्याल में इनका, लोग कहते हैं ना कि पिछले 70 साल से मुनीर रशीद का नाम जो था वो बदनाम जमाना तरीन बदतरीन जज में था, और हाँ, मुबारक हो कि इन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है। अब इनका नाम पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन जज के तौर पे आएगा। और उनकी रूह जो है वो कम से कम आज काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही होगी कि चलें कम से कम मेरी जगह पे कोई आ गया। हाँ, अब मेरे अलावा लोग किसी और को गालियां बकेंगे, वरना ये यही होता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी जरा बात हो रही है, मुनीर रशीद का रेफरेंस निकाला और कहा हाँ, देखो हाँ, इसकी हाँ। वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा हुआ है, तो अच्छा, अब जो है वो ये अब इनका काज़ी नाम साहब लिया की तो आप गया। बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ ये भी बताएँ ये जो वुकला हैं, ख़ास तौर पे मैं हामिद खान साहब को सुन रहा था, उनका क्या मूड लग रहा है? वाक़ईतन वो सीरियस हैं कोई तहरीक चलाने के हवाले से? क्योंकि उन्होंने याहिया साहब से कहा है कि भई आपको हल्फ़ नहीं उठाना चाहिए और आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक जाली किस्म की तरमीम जो है उसके नतीजे में आप आए हैं, तो वो नहीं करना है। लेकिन वो तो आज ब्रीफिंग्स भी ले रहे थे, उन्होंने सारा कुछ वो अपने जाके मुलाकातें वगैरह भी कर ली हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कौन छोड़ता है जी? जैसे भी कोई ओहदा मिल जाए, वो तो जाने का इरादा नहीं करता, तो वो ये कैसे छोड़ेंगे? लेकिन बात ये है कि वुकला जो हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो एक तहरीक चला सकें?
देखिए मुकदमा चला तो सकते हैं, वो थोड़ा सा डिवाइडेड है, लेकिन चला तो सकते हैं, लेकिन एक इसमें एक और लेकिन तहरीक पहलू बर्पा है। करने के लिए ना असद भाई देखें पैसा भी चाहिए होता है, आपको सपोर्ट भी चाहिए होती है ग्राउंड पे भी, और जी, वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह की भी सपोर्ट चाहिए होती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो पिछली वकला तहरीक चली थी, उसमें हाँ, बहुत पैसे लगे थे और आपको मालूम है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हुई थी। हाँ, हाँ, पीछे बिल्कुल। जनरल कियानी खड़े हुए और थे। कियानी साहब का इशारा था ना उसमें। बिल्कुल ये था और ये तो है बिल्कुल अपनी जगह। लेकिन देखें एक इसमें पहलू और भी है जो हमें नज़रअंदाज मुकम्मल नहीं करना चाहिए। वो ये कि जो ये ड्राफ्ट किया है इन्होंने, अम, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की तैनाती, हुँ, और उसको अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि जो टॉप 3 जजेस होंगे, उनके नाम जाएँगे, ठीक है ना? हुँ, अच्छा, अब फिर उसमें एक प्रोविज़ो भी है कि अगर कोई जज रिफ्यूज़ कर दे तो क्या होगा? तो उसमें ये बात जो कि बाकी तो सबको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है कि जो रिमेनिंग जजेस होंगे, उनमें से कोई एक जो जज है फिर उसको मौका दिया जाएगा। इन हुँ, व्हिच केस हम बाकी दुनिया की सबकी रीडिंग तो ये है कि पहले 3 जज गए, उसमें अपना मंसूर अली शाह साहब हैं, हुँ, मुनीब अख्तर हैं और याह्या अफरीदी हैं। अगर याह्या अफरीदी मना कर देते हैं, तो फिर सेकंड प्रोविज़ो में लिखा हुआ है कि फिर वो दोबारा जाएगा और उसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को से हुँ, पूछा जाएगा। अगर वो भी फिर थर्ड प्रोविज़ो में लिखा हुआ है कि अगर वो भी रिफ्यूज़ कर दें, तब चौथा जज इंडक्ट होगा उसके अंदर, हाँ, यानी अमीनुद्दीन साहब। फिर उनमें से जो है वो कोई एक जो सिलेक्शन है वो जो वो बढ़ हुँ, जाएगा उसके अंदर। ठीक है। लेकिन अब ये इतने बेईमान हैं कि खुद उन्होंने लिखा है और खुद जो है वो राना सनाउल्लाह ये कह रहा था कि ये इसका मतलब हम इसका मतलब ये निकाल रहे हैं, खुद ही लिखा है और हाँ, हम इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि अगर तो याह्या अफरीदी ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर तीसरा नाम अमीनुद्दीन को कंसिडर किया जाएगा, यानी मंसूर हाँ, अली शाह, मुनीब और अमीनुद्दीन। और गेस हु विल बी द नॉमिनी? ऑब्वियसली, अमीनुद्दीन। तो ऑब्वियसली। अगर एक तो इसमें एक ये डर है कि अगर तो याह्या अफरीदी रिफ्यूज कर देते हैं, रिक्यूज कर देते हैं अपने आप को, तो फिर ये खुरा जो जाएगा वो अमीनुद्दीन, क्योंकि ये बिल्कुल वायलेट करता है हुँ, इसको, हाँ, लेकिन वो जो खुरा जाएगा वो अमीनुद्दीन के नाम जाएगा और ये हम ठीक, किसी सूरत में नहीं चाहते, हाँ, ठीक है ना? ऑब्वियसली। हाँ, 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 तो ले नहीं वो नहीं भी एक चाहते। वो हमें मद्देनजर रखना चाहिए। एक चीज़ है टाइम चूँकि खत्म हो रहा है, मैं एक जो है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि देखिए उनकी कल ज़मानत हो गई और फिर जाके देखा कि जनाब रूपकार के लिए सारे जजेस ही भाग गए, कोई जज ही नहीं मिल रहा। और जी वो हाँ, ये देखें कि क्या खूबसूरत निज़ाम है हमारा कि वो रूपकार जारी करने के लिए जजेस भाग गए कि जी किसी का जनाज़ा आ गया, किसी का ये हो गया, किसी को वो हो गया, वो पूरी जो ऐवान अदल है वो सारी की सारी फारिग हो गई। ये हालत है जी हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो रुकार के लिए जब वो गए, तो पता चला कि जज साहब जो मचलका जमा कराने के लिए, तो जज साहब जो है वो तो 1 बजे जनाजे पे चले गए। हाँ, अच्छा हाँ, जी, अंदाज़ा लगाया। ये आप हालत है। नहीं चले ठीक है, हो जाता है। वो जो दूसरे जज थे, ड्यूटी जज जो थे हुमायूं दिलावर, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आप माशाल्लाह। जानते हैं हुमायूं दिलावर कितने जी, जी। इंसाफ वो पसंद। हाउसिंग हाउसिंग कॉलोनी वाले। जी, वही वाले। तो वो हुमायूं दिलावर जो है, वो छुट्टी पे चले गए। यानी हाँ, एक जज मैयत पे चले गए, एक छुट्टी पे चले गए। एफआईए कोर्ट्स के ये 2 जजेस थे। फिर ट्रायल जजेस अर्जुमंद, एडमिन जज ख्वाजा जवाद, ये तीनों बिल्कुल। के तीनों जजेस जो हैं, वो सवात चले गए जनाजे में शिरकत के लिए। वाह जी वाह! 11 बजे जो जो जज है रशिंदा, वो भी कहीं किसी जगह फातिहा पढ़ने के लिए चली गई। हमें ऐसा हुँ, लग रहा है पूरे खानदान, जजेस के हाँ, सारे खानदान में कहीं ना कहीं इंतकाल हो गया एक था ही दिन में इनके सारे मरे हैं और एक ही सारे। दिन में हुआ था। तो वही ये कोई तमाशे हैं, कोई मज़ाक है, इन ये बातों मज़ाक पर है। यकीन अच्छा कर एक सकते हैं। आखिर में मैं जाते-जाते सिर्फ़ ख़वातीन हज़रात आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप भी ज़ोर डालें और हम भी कह रहे हैं कि औलिया मकबूल जान साहब को जो है वो रिहा किया जाए बिल्कुल। क्योंकि काज़ी साहब ने इनको पकड़वाया हुआ था, अब चूँकि वो रुखसत हो रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ख़्याल है कि अब औलिया मकबूल जान साहब की भी रुखसती होनी चाहिए उधर से जेल से और उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया जाना चाहिए। अब बहुत हो चुका, ये इतना ज़्यादा उस बंदे का कोई जुर्म नहीं है जिसकी सज़ा उन्हें दी जा रही है। असद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज।